ठीक है, चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं। कि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, जिसको आना होगा वो आएगा। हम लोग का इतिहास का ही वीक है। ये पूरा सप्ताह हम लोग इतिहास ही पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री वीक है, तो हिस्ट्री वीक में हम लोग जहाँ पे छोड़े हैं वहीं से आगे बढ़ते हैं। उसमें हम लोग बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की, कि वो कौन सी विशेषता थी जिसके वजह से विश्व में पहचाना जाता है या याद किया जाता है उस सभ्यता को। कुछ ऐसी अनोखी विशेषताएं थी जिसके वजह से आज भी उसको याद किया जाता है। उसी में से एक था नगरीकरण, याद होगा आपको। तो नगरीकरण में हमने ये कहा था, या टाउनशिप। नगरीकरण में हमने ये बात किया था कि यहाँ के जो नगर थे, टाउन थे, कई ऐसे विशेषताओं को रखते थे, कैरेक्टर को रखते थे जो तत्कालीन सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलता था। उसमें हमने ये देखा था कि 4-5 तरह के नगर हुआ करते थे। उन नगरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाता था जो अलग अलग तरह का होता था। और अगर आप नगर की बात कर रहे हैं, टाउन की बात कर रहे हैं और भवन की बात न करें, बिल्डिंग की बात न करें, तो फिर नगर का मतलब क्या हुआ। आप ऐसे ही देखिएगा कि शहर और गांव, इन दोनों का जो दूसरा प्रमुख पहचान का साधन है, एक तो अर्थव्यवस्था, कि शहर में उद्योग और व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था होता है, तो गांव कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होता है। दूसरी जो कैरेक्टर है जो शहर को गांव से अलग करता है, वो है भवन। तो हम बात करने वाले हैं, दूसरा हम लोगों का है कि भवन यहाँ का कैसा था। और यहाँ का जो भवन था वो विश्व प्रसिद्ध था, वर्ल्ड फेमस था। जैसे आज हम लोग डुप्लेक्स 2 मंजिला मकान, 3 मंजिला मकान देखते हैं, इस तरह के मकान था वो सिंधु घाटी सभ्यता में। यानी 2200 साल अभी और 2500 साल उस समय, 4700 साल पहले भारत में 2 मंजिला मकान हुआ करता था, डबल स्टोरी मकान हुआ करता था, इस तरह से। अब इसमें गजब गजब का चीज आपको देखने को मिलेगा। जो अभी मॉडर्न हम लोग अपार्टमेंट देखते हैं, इस तरह का मॉडर्न अपार्टमेंट का सारा फैसिलिटी इसमें था। क्या क्या था। तो नगरों की जो विशेषता है, भवन भी कई तरह के होते थे। जैसे कि अमीर लोगों का भवन या रिहायशी भवन, दूसरा सर्वसाधारण या सामान्य जन का घर, तीसरा होता था सार्वजनिक स्थल, पब्लिक प्लेस, जहां पे सभी लोग इकट्ठा होते थे, जैसे आज भी होता है। जैसे विवाह करने के लिए बिल्डिंग होता है, सभा करने के लिए क्लब होता है, इस तरह का। तो सार्वजनिक भवन भी हुआ करता था। और होता था दुकान। तो पूरे शहर में अगर जाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में, विशेष करके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, तो ये 4 तरह के आपको मकान मिलेंगे वहां पे। रिहायशी यानी अमीर लोगों का मकान, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पैसे वाले लोग थे, उनका मकान अलग होता था। सामान्य जन का मकान अलग होता था, जैसे आज होता है बस्ती वाला मकान। ये पॉश लोगों का, ये सामान्य लोगों का, लोअर मिडिल क्लास का, ये पब्लिक बिल्डिंग था, जैसे आज भी होता है। शहर में देखेंगे तो मिलेगा, गांव में भी मिलता है। और दुकान, ये 4 तरह का बिल्डिंग आपको मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में, टाउन में। अब ये बिल्डिंग गजब का मतलब ये था, ये जब आप इन बिल्डिंगों में जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ का जो व्यवस्था है वो गजब का है। कैसे गजब का है। सामान्यतः हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग नगर में जाते हैं, जब भी टाउन में जाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो मुख्य सड़क है, मान लो इधर ये मुख्य सड़क है, ऐसे ये मान लो मुख्य सड़क है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा दरवाजा इधर से खुले, मुख्य सड़क के तरफ से, ऐसे खिड़की भी इधर से हम खोलें, और ये बैक डोर हो, ये पीछे का एरिया हम इसको माने। हम साधारणतः ऐसा करते हैं जब हम लोग शहर में रहते हैं, कि हमारा मेन डोर जो होता है मुख्य सड़क की ओर होता है, खिड़की भी हम लोग खोलते हैं और आने जाने का पूरा इस तरह से रखते हैं व्यवस्था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में एक अलग चीज था। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य सड़क की ओर कोई दरवाजा नहीं होता था किसी भी बिल्डिंग में, ये बंद होता था। खिड़की भी इधर नहीं खोलते थे लोग, बल्कि बैक डोर तरफ इधर दरवाजा खोलते थे और इधर ही खिड़की भी खोलते थे।
ऐसा क्यों होता था? और एक गजब का ये सोच है जो आज हम लोग इसको समझ नहीं पाए हैं। आखिर ऐसा क्यों करते होंगे लोग? तो इसके पीछे कारण था। इसके पीछे कारण ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग होते थे वो दरअसल बहुत ज्यादा संपन्न थे। व्यापार और वाणिज्य करके, विदेश व्यापार करके और वाणिज्य करके बहुत संपन्न हो गए थे, और वो नहीं चाहते थे कि आने जाने वाले लोग मुख्य सड़क से उनके घर को देखें, उनके अंदर की संपत्ति को देखें, उनकी प्रॉपर्टी को देखें। इसीलिए वो अपने खिड़की और दरवाजे को पीछे वाले रास्ते में खोलते थे। सभी जगह पे आपको मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी, अगर आप ये में जाएंगे तो आपको इस तरह का व्यवस्था देखने को मिलेगा। दूसरी बात, तो इससे ये पता चलता है कि ये कितने दूर का सोचते थे। आज भी हम लोग कहते हैं कि 3 चीज हमेशा छुपा करके रखना चाहिए: अपनी संपत्ति, अपनी भोजन और अपनी एक और क्या चीज है, ठीक है, तो उसको हमेशा छुपा करके रखना चाहिए। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस समय इसको छुपा करके रखते थे, है ना, दूर का सोच। दूसरी बात, इन भवनों के बारे में अगर आप देखें तो ये भवन सामान्यतः पक्की ईंटों का बना होता था। कच्चा ईंट का प्रयोग नहीं किया जाता था, पक्की ईंट से बनता था। तीसरी बात, हर एक भवन में, हर एक घर में अपना एक स्नानागार होता था, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसको हम लोग बाथरूम कहते हैं, नहाने का घर। हर एक घर में मिलेगा आपको, हिंदी में उसको स्नानागार कहा जाता है। तो निजी स्नानागार होता था हर एक घर में। सोचो, आज से 4700 साल पहले। अगर आज हम लोग बनाते हैं तो सोचते हैं, ये कल्पना करते हैं कि हम मॉडर्न हुए हैं तब बनाए हैं। मॉडर्न हम पहले थे, आज से 4700 साल पहले मॉडर्न ही थे हम। बाद में हम पिछड़ गए। सबके घर में स्नानागार होता था, सबके घर में आंगन होता था। किसी का भी घर, आज भी देखिएगा गांव में, देहात में जाइएगा तो जिसके घर का आंगन जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा वो संपन्न होगा, उतना ही ज्यादा वो प्रतिष्ठित होगा। जिसका आंगन छोटा होगा, समझ लीजिए वो बेचारा अभाव वाला व्यक्ति है। तो हर एक घर में सिंधु घाटी सभ्यता में आंगन होता था। तीसरी बात, हर एक घर में अपना कुआं भी होता था, वेल। किसी को पानी की जरूरत है तो वो अपना कुआं से निकालता था। तो ये इतना वेल फर्निश्ड या सिस्टमैटिक शहरों के मकान हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, घर घर में। इसके अलावा अपने अपने घर में कुआं रखते थे, अपने अपने घर में बाथरूम रखते थे, अपने अपने घर में टॉयलेट भी रखते थे, शौचालय भी रखते थे। ये नहीं कि खुला में कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी हम लोग को कहते हैं कि घर में टॉयलेट बनवाइए। उस समय हर एक घर में होता था। ये है, एविडेंस मिला है। ये एकदम आप कैसा होता था बता देते हैं। अभी हमको किसी दिन आप लोग को पिक्चर शेयर करेंगे। बहुत सारा पिक्चर हम आप लोग के लिए सेव करके रखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का दिखाने के लिए। किसी दिन आप लोग को सेव करेंगे, एक फाइल बना करके सेव करेंगे, दिखाएंगे। देखिए शौचालय कैसे होता था। ये ऊंचा चबूतरा इधर से ऐसे बनता था और इसके ऊपर एक गड्ढा सा सीट बैठाया जाता था, पका हुआ मिट्टी का या पत्थर को काट करके उसमें बैठाया जाता था। उसमें होल होता था और ये थ्रू पाइप के थ्रू ये मेन मुख्य नली से जाकर के मिल जाता था। हर एक घर में ये शौचालय होता था। अभी भी किसी दिन हम आपको दिखाएंगे, इसका पिक्चर खोजा गया है, मिला है वो। सोचो, ये ना कि खुले में जाकर के शौच कर रहे, नहीं, अपना टॉयलेट, अपना बाथरूम, ये व्यवस्था था सिंधु घाटी सभ्यता का। इसीलिए तो इसको माना जाता है कि उस समय की सबसे डेवलप सभ्यता था, सिविलाइजेशन था। ये सब कुछ आपको न तो मेसोपोटामिया में मिलेगा न तो मिस्र में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता में। तीसरी बात, एक और अनोखी बात थी, था क्या कि अगर आपका किचन ऊपर में है, 2 मंजिले मकान पे है, और वहां पे ऊपर में आप खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, तो वहां का पानी कैसे गिरेगा? तो उसके लिए पाइप का भी व्यवस्था था। जैसे मान लीजिए आज हम लोग कैसे करते हैं, 2 मंजिला मान लीजिए मेरा पास मकान है, तो हमारा ऊपर में किचन है, बाथरूम है, तो उसको हम लोग थ्रू पाइप नीचे लाते हैं
सिंधु घाटी सभ्यता के मकानों में भी पाइप होता था, ऐसे ऊपर से लगा हुआ होता था और नीचे आकर के ऐसे गिर जाता था। और ये पाइप पकी हुई मिट्टी की बनती थी, ये मिला है, पकी मिट्टी की पाइप होती थी जिससे ऊपर का पानी, ऊपर यूज किया गया पानी इस थ्रू पाइप बाहर निकलता था। जैसे आज भी हम लोग बारिश का पानी के लिए छत में होल करके थ्रू पाइप ऊपर का पानी नीचे गिराते हैं, उस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में था। समझ में आया? एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसका मुख्य घर का मुख्य दरवाजा और खिड़की शहर के मुख्य सड़क है उस ओर खुलता है, वो है लोथल का। बाकी सारे जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर के मुख्य दरवाजे होते थे और खिड़की होते थे वो पीछे खुलता था, लेकिन लोथल में सामने में खुलता था। ऐसा क्यों? तो ये याद रखिएगा, ये अपने आप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य दरवाजे सामान्यतः घर के पीछे खुला करता था, लेकिन कौन सा ऐसा स्थल है या किस जगह के नगर में मुख्य दरवाजे और खिड़की मुख्य सड़क की ओर खुलता था? तो वो लोथल में। ये लोथल एक बंदरगाह शहर है कच्छ में, गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है लोथल। ये पोर्ट सिटी था, यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड होता था। यहाँ पे बहुत कुछ मिला है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब इसके कुछ प्रमुख शहरों का नाम पढ़ेंगे और क्या क्या मिला है तो उस समय ये आएगा। हम मैप बना करके उस समय आप लोगों को दिखाएंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो लोथल एकमात्र शहर है जिसका मुख्य दरवाजा और खिड़की दोनों ही मुख्य सड़क की ओर खुलता था, अन्यथा सामान्यतः सब घर के पीछे। समझ में आया? हाँ, सामान्यतः यहाँ के घर जो थे पकी हुई ईंटों के ही बनते थे, लेकिन कुछ ऐसे भवन थे जो पत्थर के भी बनाए जाते थे। जैसे जहां पर पत्थर आसानी से उपलब्ध होता था, जैसे दो जगह है, याद रखो नाम, धौलावीरा और सूरकोटड़ा। ये दो ऐसे जगह हैं, धौलावीरा और सूरकोटड़ा, जहां पे पत्थर के मकान बनाए जाते थे। धौलावीरा दरअसल ये दोनों ही गुजरात में है, ये कच्छ में है, ये सौराष्ट्र में है। ये जिला है गुजरात के। तो धौलावीरा और सूरकोटड़ा, इन दोनों जगहों पर जो मकान मिला है, भवन मिला है, ये पत्थर के बनाए गए हैं। इसलिए क्योंकि इन क्षेत्रों में गिर पर्वत है और वहां से पत्थर आसानी से मिल जाता था और पत्थर के मकान बनाए जाते थे। जैसे जहां पे आसानी से पत्थर मिल जाता है, जैसे हमारा जो मामा गांव है, मामा घर, तो हमारे मामा घर के एकदम सटे ही कैमूर की पहाड़ी है। तो पहले जो मकान बनता था, लोग आराम से जाते थे, पहाड़ से पत्थर उठाते थे, ट्रॉली से या आदमी से भेजते थे, पत्थर मंगाते थे और पत्थर के घर बनाते थे। आज भी हमारे मामा लोग का घर पत्थर का ही है। अभी जो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो ईंट से, वो लोग शौक से बनवाते हैं, क्योंकि पत्थर अब खत्म हो गया है। नहीं तो ट्रैक्टर जाता था, आदमी भेजते थे और उधर से पत्थर आता था और उसका घर बनता था। तो जहां पे पत्थर उपलब्ध है वहां पे पत्थर का भी मकान बना है, विशेष करके धौलावीरा और सूरकोटड़ा में। ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की एक और आपको अनोखी विशेषता मिली है। याद रखिए, घर में जाने के लिए, दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों का भी प्रयोग होता था, सीढ़ी बनाया जाता था। अच्छा, दूसरी बात ये देख लो, ये जो घर का पहला मंजिल का जो छत बनता था, ये छत की परंपरा देहात में आज भी उसी तरह से बनाया जाता है। जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से विपन्न है, कमजोर है, वो उसी तरीके से, उसी मेथड से आज भी छत बनाते हैं। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता का जो घर का छत होता था, जिसके ऊपर मकान खड़ा किया जाता था, और उसके ऊपर का छत भी, ये सामान्यतः होता क्या था कि लकड़ी के बड़े बड़े बीम दिए जाते थे
ऐसे 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 ये बीम दिए गए और इसके ऊपर बांस का इस तरह से आप देखे होंगे देहात में बांस का उसके ऊपर रख दिया जाता था और इसके ऊपर फिर मिट्टी और जिप्सम मिला करके इसको पूरा फर्श बनाया जाता था। जैसे आज हम लोग इसको ढलाई कर देते हैं, कंक्रीट सीमेंट बालू से उसको ढलाई कर देते हैं, लेकिन उस समय ये लोग ऐसे करते थे कि पतले पतले बांस रख करके उसके ऊपर मिट्टी और जिप्सम मिला करके और पूरा प्लास्टरा कर देते थे और इनका छत बन जाता था। ये टेक्नोलॉजी था उस समय के लोगों का, जो आज भी हम लोग निरंतर यूज करते हैं। आज भी गांव में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। हाँ एकदम मतलब ये आम बात है। यहाँ के जो फर्श होता था, घर का फर्श, ये फर्श भी बड़ी तकनीक से बनाया जाता था। जैसे आज हम लोग घर में फर्श बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, हम लोग मिट्टी डालते हैं, ईंट डालते हैं, कंकड़ डालते हैं, उसको फिर धुरमुस करते हैं। धुरमुस करना समझ रहे हैं आप, किसी चीज से ऐसे ऐसे उसको वजन से मारा जाता है, मार करके उसको प्लेन किया जाता है, उस पर इतना दबाव दिया जाता है कि वो पूरी तरह से बैठ जाए और बैठ जाए उसके बाद फिर हम लोग करते हैं। तो ये चीज यहां भी उस समय होता था। लेकिन कालीबंगा जो है, कालीबंगा में एक अनोखी चीज मिला है। कालीबंगा में ये मिला है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों में फर्श को ऐसे ऐसे करके बनाया जाता था, तो कालीबंगा का जो फर्श मिला है उस फर्श में, हाँ सुनाई दे रहा है, हाँ आपका अभी सुनाई दे रहा है, उस समय नहीं सुनाई दे रहा था, हाँ अभी सुनाई दे रहा है। तो यहाँ के जो फर्श थे सामान्यतः इसी तरह से बनाए जाते थे, लेकिन कालीबंगा का जो फर्श था एक विशेष किस्म का फर्श बनाया जाता था। जैसे अलग अलग शहर का अपनी अपनी कुछ आइडेंटिटी होता है, कुछ कैरेक्टर होता है जो अपनी अनोखी विशेषता रखता है। जैसे जयपुर में जाएंगे तो जयपुर का अधिकतर मकान आपका पुराना सब पिंक ही मिलेगा, इसीलिए उसको पिंक सिटी कहा जाता है। सब घर पिंक कलर के ही पेंटेड मिलेंगे। तो अपनी अपनी शहर की पहचान अपनी अपनी ये है। तो कालीबंगा का जो फर्श बनता था उसमें डिजाइन ईंट का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा के शहर के किसी भी मकान में जाएंगे तो फर्श देखेंगे तो एकदम अलंकृत ईंटों से बना हुआ फर्श आपको मिलेगा। ये एक अनोखी विशेषता था जो आपको कालीबंगा से मिलता है। कहाँ है कालीबंगा? राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में, ठीक है। कालीबंगा, यहाँ पे अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। सामान्यतः सिंपल बनाया जाता था, लेकिन यहाँ पर आपको ये मिलेगा। अच्छा, एक और अनोखी चीज थी यहाँ पर। जैसे आज भी हम लोग देखेंगे भवन निर्माण करते समय जो मिस्त्री होता है, जिसको हम लोग मिस्त्री या राजमिस्त्री कहते हैं, जो ईंटों का जुड़ाई करता है, तो देखते होंगे वो साहुल या सरहुल का प्रयोग करता है। जो इस शेप में होता है, इसके माध्यम से वो सब कुछ नाप लेता है कि इमारत का जो दीवार है वो सीधी है कि नहीं है, चाहे वो लंबवत हो चाहे क्षैतिज हो, वो आराम से साहुल से नाप लेता है कि आपकी दीवार सीधी है कि नहीं है। साहुल का प्रयोग भी सिंधु घाटी सभ्यता में किया जाता था और वो चूना पत्थर का बना होता था और ये मिला है। विशेष करके साहुल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब ये जो बात हम लोग एक्सेप्शन वाला कर रहे हैं, यही सब आपके लिए क्वेश्चन है। हालांकि ये सब बातें जितनी की हैं सब क्वेश्चन है, लेकिन जो एक्सेप्शन बात है, जैसे आपसे पूछेगा कि वो कौन से जगह है जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता में फर्श डिजाइनदार या डिजाइन ईंटों से बना हुआ है या अलंकृत ईंटों का, तो कालीबंगा। क्या कालीबंगा में दीवारों के निर्माण में साहुल का प्रयोग या सरहुल का प्रयोग किया जाता था। वो किसका बना होता था? चूना पत्थर। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। समझ में आया? नहीं, मोहनजोदड़ो से मिला है। किया हर एक जगह जाता था। हाँ, मोहनजोदड़ो से मिला है, किया हर एक जगह जाता था, लेकिन मोहनजोदड़ो से अवशेष मिला है, बाकी सब खत्म हो गया होगा।
लेकिन मोहनजोदड़ो से अवशेष मिला है। ठीक है, तो ये है इमारत की विशेषता यहाँ की, ये सारी विशेषताएं हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, जो बिल्डिंग बनता था उसमें पिलर का भी प्रयोग किया जाता था। जो आज हम लोग पिलर का प्रयोग करते हैं वहां भी किया जाता था। और ये पिलर ऐसा नहीं, आज के समय में हम लोग सामान्यतः किसी भी तरह का बना लेते हैं, गोल बना लिए, वर्गाकार बना लिए, चतुर्भुजाकार बना लिए, किसी भी तरह का बना लिए। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्तंभ बनाया जाता था, पिलर, जो सामान्यतः लकड़ी का होता था, जिसके ऊपर बिल्डिंग का भार रहता था, वो सामान्यतः वर्गाकार या चतुर्भुजाकार होता था, जिसको आप पिलर कह सकते हैं या स्तंभ कह सकते हैं। ये वर्गाकार या चतुर्भुजाकार होता था। तो ये हुआ आपकी बिल्डिंग के बारे में बात, कि सिंधु घाटी सभ्यता की बिल्डिंगें कैसी थी, कैसा लगता होगा। आप कल्पना करो इस बिल्डिंग की, जितनी बातें हम बताए हैं, क्या आज का मॉडर्न बिल्डिंग की तरह नहीं है ये? पूरी तरह से मॉडर्न बिल्डिंग की तरह है, पूरी तरह से। याद रखो, इन बिल्डिंगों को जब बना लिया जाता था तो इनके ऊपर मिट्टी का लेप भी कर दिया जाता था, ताकि सूर्य की रोशनी आए और रिफ्लेक्ट होकर के चले जाए। याद रखिए, मिट्टी का मकान में गर्मी और ठंडा दोनों कम लगता है। सीमेंट उमेंट का जो मकान होता है वो तुरंत गर्म हो जाता है, तुरंत ठंडा भी हो जाता है। लेकिन ये मिट्टी का मकान या खपड़े का मकान बड़ी मजेदार मकान होता है। आप किसी गांव के में खपड़े का घर में जाइएगा, जो मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी का दीवार हो, खपड़े का ये हो, ना तो उसमें आपको गर्मी लगेगा, ना तो उसमें ठंडा लगेगा। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी, उनका छत आज भी खपड़ेल ही होता है, इसीलिए बनाया जाता है। वो चाहे तो बहुत अच्छे महल में रह सकते हैं, लेकिन उनके लिए वही व्यवस्था किया जाता है। बड़े बड़े अधिकारियों का आज भी बंगलो मिलेगा आपको, तो छत जो होगा खपड़ा का होगा। दीवार में कुछ है, भले ही ये कर दिया जाए सीमेंट और गारा का प्रयोग हो, लेकिन छत कोशिश किया जाता है कि उसी का। पुराने जितने भी बंगलो हैं बड़े बड़े अधिकारियों का, बड़े बड़े लोगों का, वो आपको इसी तरह से मिलेंगे। तो ये हुआ भवन के बारे में, यानी बिल्डिंग के बारे में कैसा था। अब आप कल्पना करो कि आप सिंधु घाटी सभ्यता के किसी नगर में घूम रहे हो, तो मुख्य सड़क से जाओगे तो आपको कोई नहीं दिखेगा, एकदम सुनसान दिखेगा। हाँ, लोग घूमते चलते फिरते दिखेंगे, दुकान सब दिखेगा, लेकिन मकान वाले लोग नहीं। अब तो खत्म हो गया, अब तो जमीन दोज हो गया, अब तो लोग जगह छोड़ करके, अब तो उसके ऊपर जैसे शहर बसता है उजड़ता है, उसी तरह से उजड़ गया वो शहर। लेकिन बाद में फिर उसी जगह पे लोग बसे। हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे पतन हो गया, कैसे इसका डिक्लाइन हुआ। अब नहीं है, अब उसके जगह पे नए नए शहर बस गए हैं। अधिकतर वो खत्म जमीन के नीचे चला गया है, लोग छोड़ करके चले गए दूसरे जगह पे। वो वीरान हो गया, उस पर लंबे कालखंड में मिट्टी, धूल, पानी के आने से वो धीरे धीरे जमीन में धंसाव के वजह से वो धीरे धीरे सब धंस फंस टूट टाट गया, खत्म हो गया। लेकिन जब खुदाई किया जाता है तो मिलता है संरचना कहीं कहीं पे। आप लोग कभी फोटो नहीं देखे हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का? नहीं देखे ना, ठीक है, तो दिखाएंगे आप लोग को। तो ये हुआ भवन। अब आइए दूसरा, जो नगर का जो दूसरी विशेषता है। आपने बिल्डिंग देख लिया, आपने मकान देख लिया। अब आइए देखते हैं नगर का सड़क। सड़क भी नगर और शहर में भेद बताता है। याद रखिए, शहर का सड़क जो होता है, रोड, वो चौड़ी चौड़ी पक्की रोड होती है। देहात का जो रोड होगा कच्चा रोड होगा, टूटा फूटा रोड होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर भी उसी तरह का था और इसका सड़क भी उसी तरह का, चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। तो यहाँ की जो सड़क, दूसरी बात करते हैं आप रोड की या सड़क की, यहाँ का सड़क कैसा था। सड़क जो भी था वो मुख्य मार्ग पर ऐसे संपूर्ण में काटता था। ये मेन रोड होता था, मुख्य मार्ग, ये मेन रोड है, एम रोड, ये मुख्य मार्ग होता था। और उसको ऐसे काटते हुए
समकोण पर ऐसे काटते हुए सहायक मार्ग जाती थी। जैसे मान लो आपका घर यहाँ पर है, ठीक है, आप यहाँ पे रहते हैं। अब आपको अगर यहाँ पे आना है तो आप यहाँ से निकले, इसको मार्ग को पकड़े और मुख्य सड़क पे पहुंच गए। अगर आपका घर यहाँ पर है, देन यहाँ से निकले, ऐसे पहुंच गए। यहाँ पर है, कहीं पर भी है, तो आप जैसे ही निकलेंगे गली वाला रास्ता पकड़ेंगे और मुख्य सड़क पे पहुंच जाएंगे। इस तरह का प्लान था। ये नहीं कि घर यहाँ पे है, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर इधर आए, फिर ऐसे गए। ये इतना घुमावदार कोई सड़क ही नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता का। एकदम पूरी तरह से प्लान्ड सिटी था कि आप अपने घर से जो सहायक सड़क है उसमें जाइए और सहायक सड़क सीधे आपको मुख्य सड़क पर पहुंचा देगी। इतना प्लान था जो आज बड़े बड़े डेवलप सिटी में या डेवलप टाउन में मिलता है। याद रखो, सामान्यतः जो सड़क होता था कच्ची ईंटों का बना होता था, लेकिन कालीबंगा का मुख्य सड़क पक्की ईंटों का बना था। कालीबंगा का सड़क पक्की ईंट का बनता था। ठीक है। सामान्यतः जो मुख्य सड़क होता था वो 10 मीटर चौड़ा होता था। ये जो मुख्य मार्ग होता था ये 10 मीटर की चौड़ी होती थी। 10 मीटर समझ रहे हो कितना हो गया? 10 मीटर चौड़ा होता था। सोच लो है, सोच लो कितना चौड़ा है। हाँ, 10 मीटर चौड़ा है। और ये जो सहायक सड़क होती थी ये 3 मीटर चौड़ा होता था। इतना चौड़ा सड़क होता था। है ना रोमांचित करने वाली बात। जहां पे सहायक सड़क मुख्य सड़क से मिलती थी, जहां पे सहायक सड़क या इस तरह का रोड यहां पे मिलता था, तो इस जगह को आर्कियोलॉजिस्टों ने उसको ऑक्सफोर्ड चौक नाम दिया है। ऑक्सफोर्ड चौक, OXFOURD, ऑक्सफोर्ड चौक कहा है, या ऑक्सफोर्ड सर्किल। सर्किल कह लीजिए, चौक नहीं, चौक हिंदी शब्द हो गया। ऑक्सफोर्ड सर्किल। जहां पे सहायक सड़क मुख्य सड़क से आके मिलता था उसको कहा जाता था ऑक्सफोर्ड सर्किल। अब 30 फीट चौड़ा मुख्य सड़क पर घूमते हुए आप सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में भ्रमण करते हैं, जहां के नगरों में 2 मंजिला मकान है, जहां पे वेल सेटल्ड एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या हुआ? रजत बाबा का बैग है क्या? वो है, चेन उन फ्री हुआ है। हाँ वो। तो इतना बेहतर सेटलमेंट था। लेके जाओ, कुछ नहीं उसमें, ले जाओ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर की अगर बात करेंगे, उस शहर में घूमेंगे आपको तो ये सब कुछ मिलेगा। 30 फीट चौड़ा सड़क, 2 मंजिला 3 मंजिला मकान, वेल सेटल एकदम, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक पिक्चर आया था मोहनजोदाड़ो, देखें आप लोग, ऋतिक रोशन का, देखें। अच्छा, एक और चीज याद रखो, जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में घूमेंगे तो आज भी हम लोग देखते हैं कि मोहल्ला में या रोड के किनारे हम लोग कचरा पेटी रखते हैं, जिसको हम लोग डस्टबिन कहते हैं। देखे होंगे आप लोग। आज सरकार बहुत कोशिश कर रही है, लोगों को प्रोत्साहित करती है कि ब्लू रंग का और ग्रीन रंग का डब्बा रखिए, जिसमें एक में गीला वेस्ट और एक में सूखा वेस्ट आपको रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के सड़क में घूमेंगे तो आपको डस्टबिन भी रखा जाता था। आपके यहाँ कचरा निकला, आप उस डस्टबिन में रखिए। सोचिए, उस समय नगर निगम था, डस्टबिन में रखिए, और आता था ये कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, और उस वेस्ट को उठा करके ले जा करके
डिकम्पोज होने के लिए कहीं पर रख देता था। यहाँ पे ये भी व्यवस्था था डस्टबिन का या कूड़ादान का, जैसे झारखंड में चलता, आजकल भी नहीं है ये सब। इसीलिए तो विश्व में जाना जाता है, क्यों इतना विश्व में फेमस है, क्यों उसके नगर को याद किया जाता है। इसीलिए ये अनोखी बात है जो आज भी नहीं है। और आप देखेंगे कि इन डस्टबिन को, डस्टों को या वेस्टों को गड्ढा खोदा जाता था और गड्ढा खोद करके उसमें डिकम्पोज करने के लिए, रखने के, डिकम्पोज होने के लिए डाल दिया जाता था। इस तरह से ये था। आप ये सारी व्यवस्थाओं को देख करके आप कह सकते हैं, जितना जिस तरह का फैसिलिटी था, आप कह सकते हैं कि उस समय म्यूनिसिपालिटी या नगर पालिका कार्यरत था। अब अगर आपके दिमाग में कोई कहे कि नगर पालिका या म्यूनिसिपालिटी मुगलों ने दिया है, सल्तनत ने दिया है या ब्रिटिशर्स ने दिया है, तो कहिएगा भैया हम आज से 4700 साल पहले से हम लोग यूज कर रहे हैं म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे यहाँ पहले से था। उसी का काम होता था ये सार्वजनिक निर्माण का, सड़क बनाना, नाली बनाना, कूड़ादान बनाना, ये सब काम वही करता था। साफ सफाई करना सब वही करता था। सोचो भारत कितना आगे था। और ये दुनिया की अनोखी बात थी और कहीं नहीं था इस तरह की व्यवस्था। और जगह भी शहर थे लेकिन ऐसा सेटल्ड शहर नहीं था जैसा ये था। है ना, रोमांचित करने वाली बातें। कोई भी अच्छा, इस समय का ड्रेनेज सिस्टम, या चलो सड़क देख लिए हम लोग, भवन देख लिए। एक और जो चीज है जिसके वजह से बहुत जाना जाता है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम यानी नाली। नाली भी गजब गजब का था। आज जैसे हम लोग नाली बनाते हैं, मेन सीवेज बनता है, फिर उसके बाद देखिएगा बीच में एक चेम्बर बनाया जाता है, फिर उसके बाद ऐसे सीवेज बनाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में इसी तरह से नाली बनाए जाते थे। मुख्य सड़क के किनारे में चौड़ी चौड़ी नालियां होती थी जो ऊपर से ढका होता था, ऐसे पूरी तरह से ढका होता था। ये नहीं कि खुला है कि आप कहीं भी कुछ भी डाल देंगे कचरा, नहीं, सब पूरा ढका हुआ। आज भी देखिएगा सरकारें सड़क के किनारे किनारे चौड़ी चौड़ी नालियां बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों में इस तरह के नाली मिलेंगे आपको। मुख्य सड़क के किनारे चौड़ी चौड़ी नालियां, और वो नालियां पूरी तरह से ढकी हुई, बीच बीच में चैम्बर, ताकि यहाँ से कोई वेस्ट अगर कचरा आए तो इस चैम्बर में इकट्ठा हो जाए। और जरूरत जब जाम हो जाता था या लगता था कि ज़्यादा हो गया तो उसको निकाल करके फिर बाहर कर दिया जाता था और ये चल देता था। मुख्य नाली जो मुख्य सड़क से गुजरता था, उसी में आकर के सहायक जो सड़क होता था उसके साथ साथ मोहल्ले का नाली आकर के इसमें मिलता था। ऐसे जैसे इधर से रोड एक और है, अब इधर से नालिया है, इसमें मिल गया। इस तरह का सिस्टम था। यहाँ भी चेम्बर बना हुआ होता था। अब हर एक घर, मान लो ये मोहल्ले का नाली है, अब ये जहां जहां घर है वहां से ये नाली गुजरा हुआ है। हर एक घर का पानी इस नाली में आ रहा है और ये नाली आकर के मुख्य सड़क के मुख्य नाली में मिलेगी। उससे पहले चेम्बर में यहाँ वेस्ट जमा होगा, कचरा जमा हो जाएगा और पानी मुख्य नाली में मिल जाएगी, और मुख्य नाली के द्वारा शहर से बाहर पानी को बहा दिया जाता था। ये प्लान था, ये सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है। हाँ हाँ कालीबंगा में जैसे एक मिला है कि कालीबंगा में जो सहायक जो नाली है वो लकड़ी का पाइप मिला है। अभी लकड़ी के पाइप के थ्रू निकलता था। जैसे हम लोग जानते हैं कि मिट्टी के पाइप से ऊपर से पानी नीचे लाया जाता था, तो नाली का पानी जो आज हम लोग पीवीसी के रूप में पाइप का यूज करते हैं, वो लकड़ी का पाइप यूज करते थे कालीबंगा के लोग। लकड़ी को खोखला करके बीच से और उसको पाइप के रूप में बिठा देते थे और उससे घर का पानी नाली में आ जाता था। तो कालीबंगा से लकड़ी का पाइप मिला है, लकड़ी का नाली।
एक और बात था यहाँ के नाली के बारे में। देखो, एक से एक बात आपको सुनने को मिलेगा जो आप लोग हतप्रभ हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होता था कि जैसे मान लो कोई नाली है, अब मान लो ये मुख्य सड़क के किनारे नाली है और मान लो ये जगह जो है ऊंचा है, ऊंचा स्थल है, यहां से ऐसे नाली आ रहा है। अब नाली आ रहा है तो स्वाभाविक है कि पानी ऊंचा से नीचा की ओर आएगा तो तेज धार के साथ आएगा आएगा ना। अब मान लो आप मुख्य सड़क के किनारे, अब मान लो यहाँ पे घूम रहे हैं, आप ऐसे टहल रहे हैं या जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब यहाँ से तेज धार से पानी आएगा तो आपके ऊपर छींटा पड़ेगा, गंदे नाली का पानी आपके शरीर पर आएगा और आप गंदे हो जाएंगे। इससे बचने के लिए भी टेक्नोलॉजी था। आप सोचो कितना अद्भुत लोग थे उस समय के और कितना अद्भुत उनका विचार था। अब इससे बचने के लिए उन्होंने क्या उपाय किया था कि बीच बीच में वो नाली को सीढ़ी नुमा बना देते थे। ऐसे 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 कर सकते हैं आप, जैसे ये है, ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से सीढ़ी नुमा जो नहीं होता है, इस तरह से पानी, ताकि पानी जब ऊपर से गिरे तो उसका प्रेशर या धार कम हो जाए। एक सीढ़ी पर गिरे, फिर उसके बाद उस सीढ़ी के पायदान से दूसरे पायदान पे गिरे, दूसरे पायदान से तीसरे, इस तरह से उसका जो धार है, फोर्स है, वो कम हो जाए। बीच बीच में ऐसा बना दिया जाता था ताकि आने जाने वाले लोगों पर उस पानी का छींटा ना पड़े और ऊपर से जो पानी आ रहा है तेज रफ्तार में, उसका रफ्तार कम होता चला जाए। आज भी होता है, आज दोनों ही तरह का प्रयोग में होता है, रफ्तार बढ़ाने के लिए और रफ्तार कम करने के लिए। रफ्तार अगर बढ़ाना हो तो क्या किया जाता है, यहाँ से पानी अगर आ रहा है तो यहाँ पे नीचे में गड्ढा ज्यादा कर दिया जाता है ताकि पानी जोर से गिरे और गिरने के बाद उसमें फोर्स आए और तेज रफ्तार से आगे बढ़े। और अगर इसी का रफ्तार कम करना है देन हम इसको ब्रेक दे देंगे, सीढ़ी बना देंगे। एक एक सीढ़ी पर पानी गिरता जाएगा, धीरे धीरे उसका फोर्स कम होता चला जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी था वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, अच्छा, घरों में जो कुआं होता था, साक्ष्य मिला है इस तरह का जो नालीदार सीढ़ी मिला है, ये विशेष करके लोथल से मिला है। लोथल से सीढ़ीदार नाली का साक्ष्य मिला है। लोथल से सीढ़ीदार नाली का साक्ष्य मिला है। और लोथल उस समय का बॉम्बे था, जैसे आज हम लोग का बॉम्बे है, उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो था बॉम्बे था। वो आज भी हमारा इकोनॉमिक कैपिटल वही है, उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का इकोनॉमिक कैपिटल था लोथल। इंटरनेशनल ट्रेड वो वहीं से होता था, वहीं पे डॉक यार्ड था, वहीं पे शिप गार्डन था, जहाज बाहर के आके पानी के जहाज रुकता था, वहां से माल लोड करता था, लेकर के जाता था। तो एक तरह से इकोनॉमिकल कैपिटल था सिंधु घाटी सभ्यता का। और वहां पे आपको बहुत ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जो हम लोग देखेंगे, बात करेंगे कि अनोखी है। तो जो सीढ़ीदार नाली का कॉन्सेप्ट का जो एविडेंस मिलता है वो लोथल से मिलता है। तो ये हुआ नाली की बात। अब आप समझ लीजिए, भवन भी देख लिए, सड़क भी देख लिए, नाली भी देख लिए, घर में क्या क्या होता था वो भी देख लिए। चलिए घर की ही बात करते हैं, तो आंगन भी देख लिए। अब घर में जो कुआं होता था, कुआं भी गजब का था। कैसा होता था कुआं, ये सब आप लिखते भी चलिएगा, ठीक है, लिखते भी चलना है। और ये सब अपने आप में क्वेश्चन है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि यहाँ पे जल के जो स्रोत थे, जहां से पानी लिया जाता था, कई स्रोत था। जैसे जलकुंड होता था, आज भी देखे होंगे, तालाब होता था, कुआं होता था। इस तरह की व्यवस्था होती थी पानी के लिए। अगर पानी की जरूरत पड़ी तो नदी भी होता ही था, नदी के किनारे बसा ही था तो नदी था ही। नदी, तालाब, जलकुंड, कुआं। जलकुंड क्या होता है, तो ये पौंड होता है एक तरह से। दरअसल ये आर्टिफिशियल होता है। जलकुंड जो होता है, हम लोग
घेर करके चारों तरफ से उसमें पानी को स्टोर करते हैं, चाहे वो बरसात का पानी हो या फिर और भी कहीं से सोर्स से ला करके इसमें पानी इकट्ठा करते हैं। तो ये भी होता था, तालाब भी होता था, कुआं भी होता था। अब कुआं का जो पानी होता था इसको निकालने का तकनीक भी था। अब आपको पता ही है कि कुआं गहरा होता है, 50 फीट 60 फीट तक 100 फीट तक कुआं होता है। अब उतनी गहराई से पानी निकालना है तो कैसे निकालते होंगे लोग? क्या लगता है आपको, उसके चबूतरे पे खड़ा होकर के पानी खींचते होंगे? नहीं, टेक्नोलॉजी था। क्या टेक्नोलॉजी था? ऐसे था, ये कुआं है, कुआं के ऊपर ऐसे दो किनारे में खंभा लगा होता था और इसमें एक पुली लगा होता था, जो आप लोग देहात में अगर आप लोग देखे होंगे कुआं में तो लगा होता है। और ये थ्रू रस्सी यहाँ से बल्टी जाता था और इसको रस्सी से निकाला जाता था। तो पुली लगता था सारा कुआं में। इतने लोग स्मार्ट थे, थोड़ा सा भी शरीर को तकलीफ नहीं इनको बर्दाश्त होता था, पूरा मॉडर्न थे एकदम। तो चक्री लगा होता था, पुली लगा होता था और थ्रू पुली वो पानी को बाहर निकाला जाता था। और हर एक घर के आंगन में कुआं होता था। सार्वजनिक प्रयोग के लिए या ऐसे के लिए तालाब होता था, जलकुंड और नदी का पानी से पानी का प्रयोग किया जाता था। धौलावीरा में जैसा हम लोग देखे गुजरात में है, तो वहां पे पत्थर का जलकुंड बनाया गया था, क्योंकि पत्थर आसानी से मिल जाता था। तो धौलावीरा में आपको पत्थर का जलकुंड मिला है, वाटर टब कह लीजिए, जलकुंड पत्थर का धौलावीरा में। तो ये इतना स्मार्ट सिटी था सिंधु घाटी सभ्यता के नगर, इसीलिए विश्व में इतना पॉपुलर है, इतना चर्चा में रहा है। एक और चीज मिलता है शहर में, सिंधु घाटी शहर में जाएंगे तो अन्नागार मिलता है, जहां पे अन्न को भंडारण करके रखा जाता था। अन्नागार जैसे आज भी देखेंगे तो हर एक ब्लॉक में आपको पीडीएस का, जो जिससे हम लोग राशन लेते हैं, जिसको पीडीएस कहा जाता है, पीडीएस का अन्न भंडार स्टोर हाउस होता है, स्टोर रूम बड़ा बड़ा होगा एकदम, जिसमें राशन को किसानों से खरीद करके रखा जाता है या सरकार जो है उसको भेजती है और वहां पे जमा होता है और राशन के दुकान से फिर उसको लोगों को सप्लाई किया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी अन्नागार था, नगरों में अन्नागार होता था, जहां पे अधिशेष उत्पादन यानी सरप्लस प्रोडक्शन होता था अगर खेती से, तो उस अन्नागार में उसको रखा जाता था ताकि आवश्यकता पड़े संकट के समय में अन्न की, तो वहां से सप्लाई किया जाए। आप देखेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार मिला है वो बहुत विशाल विशाल अन्नागार मिला है, दो जगह का, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का अन्नागार बृहत और विशाल अन्नागार है, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैपिटल थे, राजधानी था, जुड़वा शहर था। उत्तर में एक तरफ हड़प्पा देखता था, सिंधु घाटी सभ्यता को संभाल के रखा था, मुख्य नगर था, राजधानी था, तो दक्षिण में मोहनजोदड़ो था। और इन दोनों में पॉपुलेशन ज्यादा था, अधिकतर लोग रखते थे, क्योंकि ये राजधानी था, ये सबसे डेवलप सिटी था। जैसे आपके राज्य का एक दो शहर, जैसे रांची धनबाद, चाहे टाटा धनबाद या रांची, इस तरह के जो मुख्य शहर है, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल फैसिलिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगा, लोग ज्यादा होंगे, तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष व्यवस्था किया ही जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हड़प्पा सभ्यता में जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए आसपास के क्षेत्रों से अन्न को मंगा करके स्टोर रखा जाता था, ताकि संकट के समय में, बारिश के मौसम में, सूखा के मौसम में अन्न की जरूरत को पूरा किया जा सके। और एक और बात है, ये जो अन्नागार होता था वो हमेशा नदी के किनारे मिला है। जैसे मान लो ये नदी है, नदी के किनारे ही अन्नागार मिलता था। ऐसा क्यों बता सकते हैं?
नहीं 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 न, थ्रू नदी से ही आता था, नदी के द्वारा ही नाव से लाया जाता था। आसपास के गांव से, दूर दराज के क्षेत्रों से नाव से ही अनाज को लाया जाता था और ला करके वहीं स्टोर रूम में रख दिया जाता था। समझ में आया? परिवहन का साधन जल परिवहन का साधन था और थ्रू जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा उसको लाया जाता था और ला करके नदी के तट के किनारे ही अन्नागार में या स्टोर हाउस में रख दिया जाता था। और ये हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये जितने भी प्रमुख नगर हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा था, वहां पे बड़े बड़े विशाल अन्नागार मिला है। और उसमें सबसे बड़ा जो अन्नागार है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का है। ठीक है, तो ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की विशेषता। क्यों इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है? मेंस में, यूपीएससी में सवाल पूछा जाता है मेंस में कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, कैसे बताइए? पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आधुनिक नगरों की विशेषताएं रखती थी। क्या ये बात सत्य है? प्रमाणित कीजिए। मेंस में सवाल पूछे जाते हैं आईएएस के एग्जाम में। अब समझ लो क्यों कहा जाता है। इतना जहां फैसिलिटी होगा, इतना जहां व्यवस्था होगा, तो स्वाभाविक है कि भाई वो, अब आप भी अगर आईएएस के एग्जाम में जाएंगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप भी आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये सारी बातें आपको जेहन में रखना। ये आपको वनडे एग्जाम में इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, सिंपल सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि ईंटों का प्रयोग, किस तरह के ईंटों का प्रयोग होता था, सड़क कैसा बनता था, उसकी लंबाई कितनी होती थी, सॉरी चौड़ाई कितनी होती थी, नाली कैसा होता था, ये सब बातें आपसे, कहाँ से मिला है कौन सा एविडेंस, यही आपसे वनडे एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, शिल्प कला। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं जो आप देख करके आश्चर्यचकित होंगे। जैसे मूर्ति, कई प्रकार के मूर्ति मिला है और जो धातु से भी बना है, मिट्टी से भी बना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और वो देखेंगे कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता को और सभ्यताओं से अलग करता था। मूर्ति भी अगर हम देखें, जिसको हम लोग शिल्प कला कहते हैं, क्राफ्ट आर्ट कहते हैं, उसमें आपको पत्थर का भी मिलेगा, मिट्टी का भी मिलेगा, धातु का भी मिलेगा, कांसे का विशेष करके आपको मूर्ति मिलेगा। अब वो उन मूर्तियों का में भी कई प्रकार के मूर्ति होता था और उससे क्या फायदा था, क्यों बनाया जाता था। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे कैसे मुद्रा का या मोहर का कैसे प्रचलन में था, जिसको हम लोग आज क्वाइन कहते हैं, मुद्रा या सिक्का कहते हैं। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में भी प्रयोग होता था, कैसे बनता था, किसका बनता था, क्यों बनाया जाता था। तो कुल मिला जुला करके अगर आप देखें तो जो शहर का कल्चर होता है, शहरी संस्कृति जिसको कहा जाता है, शहरी संस्कृति की सारी विशेषताएं जो आज हम देखते हैं वो उस समय था। आज भी शहर में देखेंगे तो मुद्रा का प्रचलन सर्वाधिक होता है, देहात में कम होता है। देहात में लेन देन सिस्टम होता है। मन किया साबुन लेने के लिए तो आंचर उठाए, झोला उठाए, 2 किलो चावल रखे या 2 किलो धान रखे या दुकान पे चले गए, धान देकर के, चावल देकर के उसके बदले में साबुन ले आते थे। एक्सचेंज सिस्टम देहात में आज भी है, लेकिन शहर में यह सिस्टम नहीं था। मुद्रा, कैश सिंधु घाटी सभ्यता में चलता था। शहर की विशेषता है, ये सब जो विशेषता आज है ये आज से 4700 साल पहले था। अब इसी से आप कल्पना कर लो कि आप डेवलप हुए हैं या बीच में पिछड़ गए थे। बीच में हम लोग अंधकार में चले गए थे। जैसे होता है ना, कोई लड़का बहुत पढ़ने वाला होता है लेकिन कभी किसी गलत संगति में आ जाता है तो बेचारा बीच में गड़बड़ा जाता है और फेल हो जाता है, पिछड़ जाता है। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी हुआ था। लोग अपने क्षेत्रों को छोड़ करके पलायन कर गए, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, नदी का में बाढ़ का पानी शहर में प्रवेश कर गया तो डूबे रह गया महीनों तक। तो क्या करेंगे, लोग छोड़ करके भाग गए। कई ऐसे कारण हैं
जैसे कुछ शहरों में आगजनी हो गया, आग लग गया तो लोग शहर छोड़ करके भाग गए पूरा। एक कारण से पतन नहीं हुआ है, 4-5 कारण है। इंटरनेशनल ट्रेड प्रभावित हो गया तो शहर वीरान हो गया। हर एक शहर का अपनी अपनी आधारभूत व्यवसाय होता है और उसी व्यवसाय के आधार पर वो शहर समृद्ध होता है। तो मान लीजिए कि किसी का व्यवसाय ही उस शहर का चौपट हो गया तो स्वाभाविक है कि लंबे समय के बाद वो शहर पतन में चले जाएगा। जैसे आप देखिए बिहार में कई ऐसे शहर है जो उजड़ गए। जैसे हमारे ही जिला में एक शहर है डेहरी ऑन सोन। एक समय जमशेदपुर की तरह आबाद शहर था, लेकिन 1984 में वहाँ का प्लांट बंद हुआ, उद्योग बंद हो गया, शहर उजड़ गया, आज वीरान है एकदम। नहीं तो एक समय में वहाँ जितना डेवलपमेंट था वो जैसे आज जमशेदपुर है वैसा वो था। डालमिया नगर कहा जाता था। 7 इंडस्ट्री वहाँ पे काम करता था। इंडस्ट्री बंद हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, शहर छोड़ करके गांव चले गए, पलायन कर गए, रौनक खत्म हो गया। तो शहर बसता है उजड़ता है। जैसे दिल्ली 7 बार बसा, 7 बार उजड़ा। तो जब तक वहाँ की अर्थव्यवस्था या जिस चीज से वो विकसित हुआ है, जब तक वो समृद्ध उसमें रहता है, वो आगे पुष्पित पल्लवित होता है। जैसे ही उसका पतन होता है देन वो भी पतन उसका भी हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भी ऐसे ही हुआ था। कहीं पे आग लग गया, कहीं पे भूकंप आने से पूरी इमारत गिर गई, लोग मारे गए, तो इस वजह से भी लोग भाग गए। ये जो एरिया है जहाँ पे बसे हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, भूकंप जोन है। यहाँ पे भूकंप हर साल आता है, आना ही आना है, क्योंकि वो ऐसे प्लेट पे है, ऐसे प्लेट पे ऊपर बसा हुआ है जिसमें मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट की वजह से उस एरिया में हमेशा भूकंप आना स्वाभाविक है। बाढ़ भी आता होगा क्योंकि सिंधु नदी था और वहां पे थोड़ा सा भी पानी हुआ तो एक तो हिमालय का ग्लेशियर का पानी और इधर का पानी सारा आने से बाढ़ में भी प्रभावित हो जाता था। तो हम लोग पतन में अलग से पढ़ेंगे कि कौन से शहर कैसे पतन हुआ और किन किन कारणों से हुआ। समझ में? हाँ बोलो। एक कारण नहीं है। जैसे कि मान लो कि सभी लोगों का मौत होता है, जिसका भी जन्म हुआ है उसका एक दिन मौत होगा। तो क्या सभी लोग एक ही कारण से मरते हैं? पता चलेगा नहीं। किसी का एक्सीडेंट से मौत हो गया, किसी को बीमारी से हो गया, किसी को हार्ट अटैक से हो गया, किसी को चिंता से हो गया। तो उसी तरह से शहर का भी मौत हुआ। तो मौत होने का सिर्फ एक कारण नहीं है, कई कारण। अलग अलग शहर, दूर दराज के शहर, अलग अलग कारण, अलग अलग पतन। एक कारण से नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते हैं आर्य आकर के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मार काट दिए तो इसीलिए शहर उजड़ गया, पतन हो गया। ये भी सही नहीं है। ये सिर्फ मोहनजोदड़ो के संदर्भ में थोड़ा सा सही होता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से जो कंकाल मिला है उस कंकाल पे तलवार घोपा हुआ है। घर में कंकाल मिला है 7-8 लोगों को एक साथ, तो इसका मतलब है कि सामूहिक जनसंहार किया गया था। तो हो सकता है युद्ध हुआ हो आर्यों का और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच, लेकिन ये हर एक जगह इस तरह का प्रमाण नहीं मिलता है। कहीं पे भूकंप का साक्ष्य मिलता है, कहीं पे सूखा का साक्ष्य मिलता है, कहीं पे न जल प्लावन का यानी बाढ़ आने का साक्ष्य मिलता है, कहीं पे अग्नि का साक्ष्य मिलता है कि आग लग गया था। अलग अलग जगह पे अलग अलग एविडेंस मिलता है और उन एविडेंस के आधार पर यह अनुमान या प्रेडिक्शन किया गया कि इन कारणों से पतन हुआ है। ये भी अपने आप में सवाल है। मेंस में भी पूछा जाता है और पीटी में भी पूछा जाता है। ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, आप आते हैं।